लाल किले की प्राचीर और पीएम मोदी का संबोधन। उस संबोधन में पीएम मोदी के दिए बयान पर सियासत गर्मा उठी है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पीएम मोदी के बयान पर लगातार सियासत उबाल मार रही है? दरअसल पीएम मोदी ने लाल किले से साफ शब्दों में कहा कि जंगलों में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ देश ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन अब भी ऐसे दिमागी नक्सली मौजूद हैं जो विचारधारा के जरिए देश में अशांति फैलाने के मौके तलाश रहे हैं। पहले ये बयान सुनिए। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। पीएम मोदी के इसी बयान के बाद से सबसे पहले खलबली कांग्रेस के खेमे में मची। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है दिमागी नक्सली होने पर। तो देखिए, पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताया और कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि वो दिमागी नक्सली हैं। पी चिदम्बरम इस मुद्दे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं और देखिए एक्स पोस्ट के जरिए क्या कुछ लिखा। दिमागी नक्सल भाजपा द्वारा शहरी नक्सलियों, आंदोलनजीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग के बाद अब ये नया शब्द दिमागी नक्सल बीजेपी का इजाद हुआ है। तो देखिए, शहरी नक्सल कौन थे ये सवाल भी किया, आंदोलनजीवी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गिरोह कौन थे। पुराने आरोप विपक्ष के ऊपर लगातार जो लगते रहे हैं उनका हवाला देते हुए पी चिदम्बरम ने इस मुद्दे पर घेरा है। तो देखिए, अब समूचा कांग्रेस खेमा बीजेपी के खिलाफ लामबंद है चिदम्बरम के इस बयान के बाद। तो वहीं कई विपक्षी दल कांग्रेस के साथ हां में हां मिलाते देखे जा रहे हैं। आश्चर्य में है कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली कौन है जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है? प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है। वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। जो प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी से डरता नहीं है, जो एक विकसित भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से दिमागी नक्सली है। आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो प्रधानमंत्री जी भगत सिंह को भी दिमागी नक्सली बोलते। आज अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा होते जिन्होंने सबकी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो बाबा तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से दिए हुए एक बयान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है।
जिस बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल का जिक्र करते हुए चेताया था उन लोगों को, उन अराजक तत्वों को जो देश को गुमराह करने, भटकाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। और विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया। विपक्षी खेमा अब भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है, लेकिन बीजेपी ने भी तगड़ा पलटवार करते हुए कहा कि 24 घंटे नहीं बीते और खुद ब खुद दिमागी नक्सल अब सामने आ गए। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहा है, लेकिन साल 2027 की जंग में ये वोट किस करवट बैठेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या समाजवादी पार्टी के साथ पुराना भरोसा कायम रहेगा या नाराजगी के बीच नया राजनीतिक विकल्प तलाशा जाएगा? क्या ओवैसी की AIMIM मुस्लिम सियासत में सेंध लगा पाने में कामयाब होगी? आखिर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के मन में क्या कुछ है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के मुसलमानों के मन में क्या है? सपा से खुश हैं या मजबूरी का साथ? ओवैसी की AIMIM में कितना भरोसा? 2027 की जंग मुस्लिम किसके संग? उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और मुस्लिम वोटर्स की चर्चा ना हो, यह मुमकिन नहीं। करीब 20% आबादी वाला मुस्लिम समुदाय यूपी के चुनावी गणित में बेहद अहम माना जाता है, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले बड़ा सवाल ये है कि यूपी के मुसलमानों के मन में आखिर है क्या? क्या वो समाजवादी पार्टी से खुश हैं? क्या सपा के साथ सिर्फ रणनीतिक मजबूरी है या अब ओवैसी की AIMIM के रूप में कोई नया राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं? अब जरा यूपी के नक्शे पर नजर डालिए, क्योंकि मुस्लिम आबादी पूरे प्रदेश में एक जैसी नहीं है। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उन जिलों के बारे में अब बात करते हैं। मुरादाबाद 50.80% आबादी, रामपुर में 50.57% आबादी, बिजनौर में 43.04% आबादी, सहारनपुर में 41.95% आबादी, शामली में 41.73% आबादी, मुजफ्फरनगर में 41.11% आबादी, अमरोहा में 40.78% आबादी। अब जहां मुस्लिम आबादी कम है, उन पर नजर डालते हैं। हमीरपुर में 8.26% आबादी, एटा में 8.25% आबादी, मिर्जापुर में 7.84% आबादी, झांसी में 7.40% आबादी, इटावा में 7.20% आबादी, बलिया में 6.59% आबादी, सोनभद्र में 5.56% आबादी, चित्रकूट में 3.48% आबादी, ललितपुर में 2.76% आबादी। अब सबसे बड़ा सवाल, मुसलमान समाजवादी पार्टी से खुश हैं या नहीं? जवाब इतना सीधा नहीं है। सपा और मुस्लिम मतदाताओं के बीच लंबे समय से एक रणनीतिक रिश्ता रहा है, लेकिन समुदाय के भीतर शिकायतें भी रही है। CAA के विरोध से लेकर बुलडोजर कार्रवाई, आजम खां के मामले से लेकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक, एक वर्ग सपा की भूमिका को लेकर सवाल उठाता रहा है। 2022 में करीब 80% मुस्लिम वोट सपा गठबंधन के साथ रहा। सुरक्षा और संवैधानिक अधिकार बड़े मुद्दे रहे। रोजगार और महंगाई भी अहम चिंता रही। राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष रहा। बीजेपी के खिलाफ वोट बिखरने से बचाने की रणनीति। 2024 के लोकसभा चुनाव ने इन तस्वीरों को और साफ किया। सपा और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को मुस्लिम वोटर्स का जबरदस्त समर्थन मिला, यानी नाराजगी के बावजूद वोट बिखरा नहीं। लेकिन अब 2027 में सवाल है, क्या यही रणनीति जारी रहेगी या मुस्लिम वोटर्स किसी नए विकल्प की तरफ देखेंगे? 2019 से लेकर 2027 तक जानिए मुस्लिम वोटों का बदलता ट्रेंड। 2019 में सपा बसपा रालोद गठबंधन को करीब 73% वोट। 2022 में सपा गठबंधन को करीब 80% वोट। 2024 में इंडिया गठबंधन को करीब 92% वोट। 2027 में सबसे बड़ा सवाल, मुस्लिम किसके साथ?
और यही एंट्री होती है असदुद्दीन ओवैसी की। AIMIM मुस्लिम समाज के बीच स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व और हिस्सेदारी की बात करती है। ओवैसी का सवाल है कि मुस्लिम समाज हमेशा दूसरे दलों के साथ गठबंधन करके ही क्यों चले। उनकी राजनीति मुस्लिम युवाओं और एक वर्ग के बुद्धिजीवियों को आकर्षित करती है, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी हकीकत भी है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में सरकार बनाने के लिए AIMIM के पास अभी सामाजिक गठबंधन नहीं है। ओवैसी का फोकस है राजनीतिक हिस्सेदारी, मुस्लिम नेतृत्व का स्वतंत्र विकल्प। 2017 विधानसभा में करीब 0.24% वोट मिले। 2022 में करीब 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। वोट शेयर 0.5% से कम रहा। 2022 में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीते ओवैसी। यूपी का चुनाव आता है, ओवैसी चर्चा में आ जाते हैं, चाहे उन्हें वोट मिले या ना मिले, लेकिन ओवैसी का नाम यूपी चुनाव में बार बार उछलता जरूर है। जानिए इसके कारण क्या हैं। यूपी में मुस्लिम आबादी का बड़ा आधार, स्वतंत्र मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व की मांग, सपा के PDM मॉडल पर सवाल, हिस्सेदारी की राजनीति का मुद्दा, वोट बंटने का विपक्षी डर। तो यूपी के मुस्लिम वोटर्स की कहानी सिर्फ वोट बैंक की कहानी नहीं है। ये संख्या, सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता में हिस्सेदारी के बीच चल रही एक तगड़ी राजनीतिक रणनीति है। करीब 20% आबादी वाला मुस्लिम समाज कई इलाकों में चुनावी नतीजों का रुख बदल सकता है। 2027 में असली मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं होगा, बल्कि मुस्लिम वोट के भीतर भी होगा। सवाल यही है, क्या मुस्लिम वोट फिर एकजुट होकर किसी एक बड़ी विपक्षी विकल्प के साथ जाएगा, या इस बार यूपी के चुनावी मैदान में मुस्लिम वोट का समीकरण कुछ नया लिखेगा। स्पेशल रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। सीतापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब धौरहरा लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रेखा वर्मा को लगातार तीसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने की खबर सामने आई। इस मौके पर सीतापुर नगर के अटल चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। समर्थकों का कहना है कि रेखा वर्मा को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना सीतापुर और धौरहरा के लिए गर्व का विषय है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। पूरे इलाके में जश्न का माहौल देखने को मिला। वंदे मातरम के अपमान के आरोप पर देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। VHP और बजरंग दल ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की। प्रदर्शन को देखते हुए हजरतगंज चौराहे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी। वंदे मातरम के अपमान के बाद बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता है, आज जिस तरीके से जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला फूकते हुए कहीं ना कहीं नजर आए, नाराजगी है, तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। तमाम जो है इस प्रदर्शन में महिलाएं भी यहाँ पर आई है। वंदे मातरम का जिस तरीके से अपमान किया गया, उसको लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग विश्व हिंदू परिषद से मातृशक्ति हैं, दुर्गा वाहिनी की बहनें हैं, और राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने अपनी मातृशक्ति होके उन्होंने हमारे राष्ट्रगीत को, हमारे वंदे मातरम भारत माता को अपमान किया। तो हम लोग ये आह्वान करने निकले रोड पे, उनका पुतला फूके हैं कि हमारे योगी राज में हमारी सुषमा महापौर खरपाल जी से यही अनुरोध है कि ऐसे अपमान को हम लोग नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो आप अगर देखें तो जिस तरीके से विश्व हिंदू जो है परिषद की तरफ से बजरंग दल का संयुक्त प्रदर्शन ये राजधानी लखनऊ में कहीं ना कहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं, जिस तरीके से वंदे मातरम का अपमान किया गया, उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं विरोध राजधानी लखनऊ की सड़कों पर जारी है। तमाम लोग हैं यहाँ पर इस तरीके से आज प्रदर्शन करते हुए नजर आए।
तो आदि कई जिस तरीके से आपने जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आप लोगों ने अध्ययन किया गया, क्या लगता है इसको लेकर अभी तक कोई मामला नहीं मिला? देखिए, जो वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत का हमारे अपमान किया है, राष्ट्रगीत को पूरा होने से पहले रोकने का अपमान किया है माननीय सोनिया गांधी जी द्वारा, राहुल जी द्वारा और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, वो देश का अपमान है। हम लोग बजरंग दल यहाँ आए हैं विश्व हिंदू परिषद कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए कि उन्होंने राष्ट्रगीत का अपमान किया है, जबकि राष्ट्रगीत हमारा पूरी पारित हो चुका है, सभी उसको गा रहे हैं, लेकिन वो अपनी विदेशी मानसिकता के कारण यही शो करते हैं कि हम राष्ट्र के हित में नहीं है। जो भी राष्ट्र हित कार्य होगा, कांग्रेस सरकार ने सदैव राष्ट्र हित में जो कार्य हुए हैं उनका सदैव खंडन किया है, उनका विरोध किया है, संसद से पटल लेकर सड़कों तक। तो लगातार जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर जो अपमान किया गया, उसके बाद कांग्रेस और सोनिया गांधी का पुतला फूंकते हुए बजरंग दल और विश्व सुरक्षा परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। तो जो विवाद है वो कहीं ना कहीं उसका लेकर जो तमाम जो ऐसे संगठन है उनका आक्रोश सड़कों पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। 15 अगस्त के दिन वंदे मातरम को लेकर जो विवाद हुआ, उसके बाद बजरंग दल का लखनऊ में प्रदर्शन जारी है। आप अगर देखें तो जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला दहते हुए जो है नजर आ रहे तमाम जो बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, ये तस्वीरें लखनऊ की हैं जहां पर वंदे मातरम को लेकर जो विवाद था उसके खिलाफ जिस तरीके से जो बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे। नाराजगी है कि आखिरकार जिस तरीके से जो ज्ञापन दिखाई, क्या कहेंगे आज किस तरीके आज कांग्रेस पार्टी की कुत्सित मानसिकता के चलते जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है, उन्होंने वंदे मातरम का कानून लागू होने के बाद भी अधूरा गायन किया, उसको रोकने का प्रयास किया, राष्ट्र विरोधी कृत्य में लिप्त रहे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इस तरह के लोग जो उच्च पदों पर आसीन हैं, उन लोगों का कार्य भारत विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। हम उन लोगों के विरुद्ध भारत सरकार से आह्वान करते हैं, मांग करते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और उनको राष्ट्र के प्रति दंडनीय अपराध करने के लिए सजा दी जाए। पंकज तिवारी, जिला मंत्री, लखनऊ पश्चिम। उनका वीडियो आपने देखा होगा, उन्होंने जब राष्ट्रगान हो रहा था वंदे मातरम का, उन्होंने तुरंत ही सोनिया गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, अपने आदमी को बुला करके उसको इशारे से रोकने का प्रयास किया है। उन्होंने दिखाया है कि हम राष्ट्र विरोधी थे, रहेंगे और हमेशा भारत के विरोध में ही कार्य करते रहेंगे। इसको लेकर जो है राहुल गांधी या फिर जो है अखिलेश यादव किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, ये जितनी भी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडी गठबंधन हो, ये हमेशा से ही राष्ट्र विरोधी रही हैं, तो राष्ट्र के हित में उनका स्टेटमेंट कभी नहीं आएगा। उनका स्टेटमेंट हमेशा राष्ट्र विरोधी ही रहेगा। लगातार कहीं ना कहीं जारी है, जिसके बाद आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो पुतला है वो यहाँ पर जलाते हुए तमाम जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो नजर आए। लखनऊ से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अविनाश, इंडिया सुपरफास्ट न्यूज। इटावा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली हत्या का एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आरोप है कि पत्नी और सास को रास्ते से हटाने की साजिश खुद पति ने रची और सुपारी देकर पूर्व सेना जवान को पुलिस के मुताबिक मंजू के पति सत्येंद्र यादव ने हत्या के लिए मुकेश यादव को 2.5 लाख रुपए दिए। 15 अगस्त को मां बेटी की हत्या कर दी गई। वारदात का खुलासा तब हुआ जब दूध वाले ने घर की पीछे वाली खिड़की से शव देखे और पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी मुकेश अब पुलिस की गिरफ्त में है। मुकेश का जिस बता रहे सफाई कर्मचारी समीर, मुकेश जो है ये आर्मी में रहा है पहले और 5-7 साल वहां नौकरी किया है। वहां से इसका कोर्ट पार्सल हुआ था चोरी के मामले में, वहां से ये इसे निकाला गया था और अब वर्तमान में ये
आकर के कुर्रा में अपने घर पे रहता था। अपनी पत्नी और सास की हत्या की साजिश आरोपी ने रची थी। मुठभेड़ के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पति पत्नी और जमीन, एक ऐसा विवाद जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। रामपुर में एक पति पर अपनी ही पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतारने का आरोप है। दावा है कि बच्चों के भविष्य के लिए बचाकर रखी गई जमीन को बेचने से इनकार करना पत्नी को भारी पड़ गया। जमीन की लालच में पति हैवान बन गया और रिश्ते की हर एक मर्यादा को तार तार कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। पति बन गया हैवान, ले ली पत्नी की जान, प्राइवेट पार्ट में लगाया करंट, पति नहीं ये है शैतान। रामपुर में जमीन के विवाद ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी को पहले बेरहमी से पीटा, फिर उसके हाथ पैर बांधकर प्राइवेट पार्ट में करंट लगा दिया और उसकी जान चली गई। आरोप है कि पत्नी के पास मायके से मिली करीब 1 बीघा जमीन थी जिसे पति बेचना चाहता था, लेकिन पत्नी बच्चों के भविष्य के लिए जमीन बेचने को तैयार नहीं थी। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून का शिकंजा उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाता है। आपको बताते हैं यूपी के रामपुर में आपको कोतवाली बिलासपुर पुलिस ने गहनता से जांच की और 24 घंटे के अंदर खौफनाक वारदात का खुलासा कर दिया। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें जब पुलिस ने गहनता से पूछताछ की, इंस्पेक्टर जीत सिंह ने जो है इसमें जांच की अपनी टीम के साथ, तो पता चला आरोपी पति ही निकला अपनी पत्नी का कातिल। हालांकि यातनाएं दी गई उस महिला को मरने से पहले और उसको जो है घाव दिए गए। बाद में जो है सबूत मिटाने के तौर पर जो है महिला की करंट लगाने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करने के बाद साक्ष्य सबूत लिए और जो मोबाइल फोन था, इसके साथ ही जिस करंट तार जो तार से जो है महिला को मारा था, वो करंट का तार भी बरामद कर लिया और आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। एक पति जो अपनी पत्नी को शादी कर सभी रस्में निभाकर जीने मरने की कसमें खाकर अपने घर लाया, उसी पत्नी ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जो पति ने इतना खतरनाक कदम उठा लिया? रात करीब 2 बजे विवाद हुआ। जमीन बेचने को लेकर कहा सुनी, पत्नी के साथ मारपीट की, पत्नी नसरीन के हाथ पैर बांधे, बिजली के तार से प्राइवेट पार्ट में करंट लगाया। तब तक करंट लगाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पत्नी की मौत के बाद पति शव को किराए की कार से अपने गांव भटपुरा तारन ले गया। ग्रामीणों से कहा कि उसकी पत्नी की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है, लेकिन ग्रामीणों को मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी और यहीं से खुलने लगी पूरी कहानी। नसरीन की मौत की खबर मायके वालों तक पहुंची तो उन्होंने पति समेत 6 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कराया। नसरीन की कहानी भी इस पूरे मामले को और गंभीर बनाती है। जानिए कैसे आधा बीघा जमीन नसरीन की मौत का कारण बन गई। नसरीन 7 बहनों में चौथे नंबर की थी। माता पिता की मौत के बाद संपत्ति बटी। नसरीन को मिली आधा बीघा जमीन, बहन के हिस्से की जमीन भी खरीदी। कुल जमीन करीब 1 बीघा हुई। पति उस जमीन को बेचना चाहता था। नसरीन पर लगातार दबाव बनाता रहा। विवाद में करंट लगाकर जान ले ली। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति इशरार को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस ने बिजली का तार और मोबाइल भी बरामद किया है। ये थाना बिलासपुर अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी भतीजी की हत्या उसके पति और उसके परिजनों द्वारा कर दी गई है, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। इस प्रकरण में एक महिला थी जिसकी शादी करीब वर्ष 2013 में हुई थी। उसके पति द्वारा ही इसकी हत्या की गई है। इसमें आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। विवेचना अभी प्रचलित है। आइए, इस महिला का पोस्टमार्टम दिनांक 15 तारीख को ही कराया जा चुका है। इसकी पोस्टमार्टम में मल्टीपल बर्न इंजरी आई है जो इलेक्ट्रिक शॉक से किया जाना बताई जा रही है।
उसी से इसकी मृत्यु हुई है। और पति को भी जो गिरफ्तार किया गया तो उसके द्वारा भी यही बात बताई जा रही है कि उसने करंट लगा करके अपनी पत्नी की हत्या की। रामपुर की इस वारदात ने रिश्ते और जमीन के विवाद पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। जिस जमीन को नसरीन अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बचाना चाहती थी, वो जमीन उसकी मौत की वजह बन गई। जल्लाद पति श्रार ने एक हंसता खेलता परिवार खुद अपने हाथ से उजाड़ दिया। स्पेशल रिपोर्ट इंडिया सुपरफास्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार देखिए नितिन की नवीन टीम। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं, काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ट्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसी जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। आईटी, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड उद्यमिता में आगे बढ़ रहा